हम बात कर रहे हैं, और उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट हमें दे रखा है, ठीक है, और कोबाल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ उसकी हमें प्रोवाइड है, और क्यूरी में प्रोवाइड है। इसका मतलब है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हमें दे रखा है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है। अब देखो बेटा किस तरह से हम इस पे आगे बढ़ेंगे। यानी कि 1 क्यूरी आपके पास है, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहाँ पे मिली क्यूरी की बात हुई है, तो 1 मिली क्यूरी कितना होगा आपके पास, वो हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻, ये 10 था तो ये कर दो 7, क्योंकि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 मिली क्यूरी आपके पास ये हुआ 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को आप किससे लिखते होते हैं, यानी कि आपको कहा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स को आप यहाँ dn, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तो यही बनता है भाई, dn/dt दैट इज इक्वल टू 8 मिली क्यूरी। तो ये 1 क्यूरी की वैल्यू मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो 8 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7, ये आपके पास होगा डिसइंटीग्रेशन और पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। dn/dt की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा, और आगे इसमें क्या दिया गया है, द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट इज 5.3 ईयर्स। हाफ लाइफ t इज इक्वल टू कैपिटल T हम मान के चलते हैं, हाफ लाइफ 5.3 ईयर, एक साल में कितने दिन, 365 डेज, और एक दिन में कितने घंटे, 24, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी सेकंड, 60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेकंड में आएगी, ठीक है। अब आप निकाल लो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि लैम्डा निकाल लो। लैम्डा होता है बच्चों 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ टी। तो ये जो वैल्यू आएगी ये लगभग आपकी आ जाएगी 1 2 3 3 1 2 3 5 5 और 1 6, लगभग मान लो 10⁻, लगभग 7 मान लो, या 8 मान लो, चलो 10⁻8 सेकंड के लगभग आ जाएगी। तो ये आएगी आपके पास 0.693 डिवाइड बाई 10⁻, कितना, 8। यानी कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.693 इंटू 10⁻⁻8 लैम्डा। लैम्डा ये दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो सेकंड का इनवर्स। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे जो निकालना है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको ऑब्टेन द अमाउंट नेसेसरी टू प्रोवाइड, वो अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का मतलब है n निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट मीन्स n की वैल्यू निकालनी है, फिर हम मास भी उसका बताएंगे कि मास कितना मास लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। हमारे पास लैम्डा आ गया। लैम्डा आते ही मुझे पता है इस कॉन्सेप्ट का कि मैंने dn/dt को किसके इक्वल लिखा था बच्चों, dn/dt, दिस इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दैट वाज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। तो यहां से n की वैल्यू जो है मेरी आ गई dn/dt और इनटू क्या, 1/लैम्डा। तो dn/dt की वैल्यू कितनी है जी मेरी, dn/dt की वैल्यू है 8 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7 और डिवाइड बाय लैम्डा, डिवाइड बाय लैम्डा तो ये आ गया भाई 0.693 और ऊपर आ जाएगा कितना, 10⁻+8, 0.693 और ऊपर आ गया भाई आपका 10⁻8। भाई मान लो ये आपके पास आ गया 10⁻15 के इक्वल आ गया, ठीक है। n की वैल्यू आ गई आपके पास 10⁻15। अब देखो जी यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है आपके पास, इसका 60 मास नंबर दे रखा है और 27 एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे,
की जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि मास ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग करो कि मास ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of cobalt कोबाल्ट उनका मास कितना दे रखा है बच्चों? 60 ग्राम दे रखा है। यहां से देख लो 60 ग्राम दे रखा है। तो मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना होगा भाई? 60 ग्राम है, डिवाइड बाय कितना? 60 ग्राम डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ गया? 23। अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना आया है? नंबर ऑफ एटम्स आया है 10 की पावर 15। तो 10 की पावर 15 के साथ कितना होगा देख लो। 10 की पावर 15 के साथ आपका मास होगा, यहाँ 10 की पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप देखो ये ऊपर आएगा तो इसका मास आ जाएगा लगभग कितना? 15 और 10 रेज टू पावर -8 के लगभग मान लो 10 रेज टू पावर -8 ग्राम के लगभग मान लो। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना और एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा। अगर देखो कैलकुलेशन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो बच्चों? उस सिचुएशन में आप मेरी तरह भी वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑन एवरेज वैल्यूज सही निकाल के दिखा दो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। मेरी तरह आप एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी आपको, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा बताओ प्लीज, चैट बॉक्स में जाओ और बताओ कि ये न्यूमेरिकल क्लियर है। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। मंजोत, ठीक है बेटा। आकृति, साहिल प्रीत सिंह, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। अच्छा मंजू क्लियर है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। देखो भाई बेटा, जिन न्यूमेरिकल से हम डील कर रहे हैं, ये देखो हाफ लाइफ हमें दे रखी है इस एलिमेंट की 28 इयर्स। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटोप? 15 mg का क्या निकालना है हमें? व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट? तो dN/dt निकालना है। डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब यही होता है। तो बच्चों देखो, जब इन चीजों के साथ आप डील करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बेसिक चीजों का क्या मतलब है कि हमने कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग करी थी वो कहा था कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों, तो नंबर ऑफ एटम्स हम मान के चलते हैं प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, दैट इज इक्वल टू n नॉट। यानी कि n नॉट हमारा जो रहता है ना बेटा, वो रहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रहता है बच्चा n नोट के बराबर, ठीक है ना। n नोट के बराबर रहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू t के बराबर हो जाता है, तब नंबर ऑफ एटम्स रहता है n के बराबर। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम t। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट undecayed after time t, after time t. This is number of atoms left undecayed after time t. तो फिर हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, यानी कि यहां से आप फिर उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि सर dN/dt जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना। यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट
अनडिके इन द स्पेसिमेन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है। तो dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहीं से आपने ये भी मुझे कहा था कि सर dn बाई dt जो है वो किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर होगा। उस कांस्टेंट का नाम था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमने नेगेटिव साइन के साथ लिया था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स लगातार क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, लगातार डिक्रीज कर रहा था बेटा। देखो अब इसी, ये जो बेसिक बात है ना, इन बेसिक बातों को हम अपना आधार बना के और इस न्यूमेरिकल के साथ डील करके देखते हैं। क्या पता हम न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दे, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, चलो बात करते हैं अब इस पे, ठीक है। देखो भाई, हमने क्या कहा? द हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स हाफ लाइफ दे रखी है जी, हाफ लाइफ दे रखी है, तो आपको टी दे दिया 28 ईयर। एक साल में 365 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये आ गया जी आपका हाफ लाइफ सेकंड के अंदर, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इस तरह जब आपको कंसेप्ट दे रखा हो, लगभग मैं इसको मान के चल पड़ता हूँ 10 रेज टू पावर कितना, 2 3 5 और 2 7 और 2 9 10 रेज टू पावर लगभग 9 सेकंड के बराबर मैं मान के चल पड़ता हूँ, ठीक है। 10 रेज टू पावर 9 सेकंड के लगभग मैं ऑन एवरेज ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपको क्या दिया गया, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? नंबर ऑफ एटम्स चाहे कोई भी एलिमेंट हो, आप एवोगैड्रो नंबर के इक्वल लेते हैं लगभग। नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ गिवन एलिमेंट, दैट गिवन एलिमेंट इज SR 90 और 38, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा भाई? नंबर ऑफ एटम्स तो आप एवोगैड्रो नंबर मान के चलते हैं, तो 10 रेज टू पावर 23 यही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना रहेगा आपके पास? 1 ग्राम में रहेगा, ये तो 90 के लिए था, तो 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 और डिवाइड बाय कितना? 90 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास कितना आ रहा है? 50 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, ये देखो इतना है। तो 15 मिली का मतलब होता है 10 रेज टू पावर कितना? -3, ठीक है भाई। तो यानी कि यहां से आप ध्यान से देखो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 10 रेज टू पावर -4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर, ठीक है, कितना आया ये? -4, -4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा +19, ठीक है। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये 10 रेज टू पावर 20 आ गया लगभग, लगभग लिख रहा हूं मैं, 10 रेज टू पावर 20 आ गया आपके पास। किसके बराबर आया? नंबर ऑफ एटम्स के बराबर आया, n के बराबर आया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों? मेरे को निकालना है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? dn बाई dt मेरे को कैलकुलेट करना है, और dn बाई dt किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड इसका लैम्डा इंटू n के बराबर है, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ और मल्टीप्लाइड बाई n। तो हाफ लाइफ की वैल्यू है मेरे पास 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ कितना है? मैंने कितना माना है? लगभग 10 रेज टू पावर 9, और n की वैल्यू कितनी है? 10 रेज टू पावर 20, तो ये आ गया आपके पास 0.693 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? +11 dn बाई dt 10 रेज टू पावर प्लस आपका 11 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। मैंने यही आपके लिए कंसीडर किया है, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? 10। ये dn बाई dt क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड।
डिसइंटीग्रेशन डिवाइड बाई सेकंड किसके बराबर होता है? बैक्रेल के बराबर होता है। ठीक है, 1 बैक्रेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो ये आप बैक्रेल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट बच्चा पार्टी, जो इस न्यूमेरिकल के लिए हमें आपके सामने रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो आप बताइए भाई कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलो भाई कितने बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो कि सर जी यहाँ पे हमें डाउट है, आप बताइए दोबारा से, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ जी, सभी बच्चे मैसेज करो मुझे। साहिल प्रीत क्लियर है, किरणदीप कौर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मंजू चौधरी, आकृति, अच्छा, मंजोत क्लियर है बेटा, शाबाश मंजोत, बहुत बढ़िया। और भी बताओ भाई, सभी बच्चे बताओ, जितने बच्चे बैठे हैं। मंजोत, मंजू, मंजू समझ में आया बेटा? साहिल प्रीत, मंजू, नेहा, मंजू क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साहिल प्रीत, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखो बच्चों कैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो हमारा जो टारगेट है वो एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करने का है बच्चों। ठीक है ना, एनसीईआरटी को ऐसे कंप्लीट करना है कि उसकी एक एक चीज पढ़ जाए हम लोग। स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी हमें कि एनसीईआरटी की एक एक चीज को हम अपने टिप्स पे ले आए। ठीक है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी स्टार्टिंग जो है वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे लपेट लो। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लो बच्चों, एक भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल छूटे ना। ठीक है, ऑब्टेन approximately the ratio of nuclear radii of gold isotope, एक तो ये है और एक है भाई सिल्वर चांदी। आजकल तो सोने चांदी की वो चल रही है क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं और इन फेस्टिवल्स में गोल्ड और सिल्वर की बड़ी डिमांड होती है, तो आजकल ट्रेंडिंग वाली चीज है भाई ये। ठीक है, तो देखो बच्चों जब आपके सामने ऐसी बातें करी जाएं न्यूक्लियाई की, ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो अभी अभी ताजा ताजा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट देखो आपको क्या कहता था कि ये आपने एक न्यूक्लियस लिया जी। ठीक है, और उस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो हमने लिया है आर के इक्वल। देखिए मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, वो है आपके पास आर के इक्वल, आर बी द रेडियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन का मतलब है ये हमने लिया है इसका, देखो बच्चों ये हमने लिया है इसका रेडियस आर के बराबर। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन, उसमें न्यूट्रॉन भी आते हैं और प्रोटॉन भी आते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब आप क्या कहते हो कि इसका जो वॉल्यूम है, कि इसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की क्यूब, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब देखो यहां से देखो 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो आर की क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ए के, है ना भाई बच्चों? तो भाई ये तो कांस्टेंट है ना, तो आर की क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कितना? 1/3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो आर इज इक्वल टू क्या आता है? आर नोट ए की पावर 1/3। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में ही आपका रिजल्ट छुपा हुआ है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप। गोल्ड का भी ए आपको पता है, A1 आपको पता है, बताओ कितना है? 197 है, और A2 बताओ बच्चों कितना है? 107 है ना।
आपको क्या कहा गया कि आप रेशियो निकालो न्यूक्लियर रेडियाई का। तो न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो R1 अपॉन R2 क्या होना चाहिए बताओ? R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू होनी चाहिए R0 A1 की पावर 1/3 डिवाइड बाय R0 A2 की पावर कितना 1/3। R0 से R0 कैंसिल, तो A1 अपॉन A2 रेज टू पावर कितना आना चाहिए 1/3। तो A1 अपॉन A2 R1 अपॉन R2 बिकम्स इक्वल टू A1 है 197 और ये है 107 और पावर है इसकी 1/3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बच्चा पार्टी, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने होगा बेटा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल क्लियर है बच्चों? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या ये न्यूमेरिकल क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। नेहा, साहिल प्रीत, किरणदीप, मंजू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आकृति, वेरी गुड। मंजोत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है। अब ये देखो भाई, ये क्या पंगा कर दिया इसने। चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द क्यू वैल्यू, अच्छा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन अल्फा डिके ऑफ, एक तो ये दे रखा है भाई, इससे अल्फा डिके कराना है, और दूसरा इससे अल्फा डिके कराना है। मास दे रखा है इसका 226 वाले का 226.02540 U, और ठीक है भाई, 1 U का क्या मतलब है? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, इसमें से अल्फा अगर निकल जाएगा तो 222 और 86, इसका भी मास दे रखा है। अगर इसमें से अल्फा निकल गया तो इसका भी मास दे रखा है। ठीक है जी, पहले की बात करते हैं। चलो, अल्फा डिसइंटीग्रेशन, अल्फा अल्फा जहां पे भी अल्फा लिखा आता है आप सीधा समझ जाते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस के साथ डील कर रहा है, He42 के साथ डील कर रहा है। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर आपको इसमें से ये Ra226 और 88, ठीक है, इसमें से ये कहता है कि Ra2, ये कितना था इसका मास नंबर 226 और एटॉमिक नंबर था 88। अगर यहां से अल्फा डिसइंटीग्रेशन होता है तो आप कैसे बात करेंगे बताइए? आप यहां से Rn222 और 86 और प्लस हीलियम का न्यूक्लियस He42 और प्लस क्या कहते हो कि Q वैल्यू, एनर्जी रिलीज होती है कुछ ना कुछ। तो अब Q वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? Q वैल्यू आप कहते हैं कि सर जी Q वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, Q वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? Q वैल्यू में आप क्या करते हैं कि मास ऑफ किसका, आप पूरे न्यूक्लियस का, आपके पास कौन था, इसका मास निकाल लो। मास ऑफ आपको जो गिवन है Ra226 है ना, 226 माइनस मास ऑफ Rn222 माइनस मास ऑफ किसका, हीलियम न्यूक्लियस का, ठीक है, माइनस मास ऑफ He42, ठीक है, इनका मास सब्ट्रैक्ट कर दो। और क्योंकि आपको U में दे रखा है तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा MeV में। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1 U की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर आती है, आपको पता होगा ना, 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, E इज इक्वल टू
mc², यानी कि 1 AMU आपके पास लगभग कितना आता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि 1 U कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दिस इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने मास का डिफरेंस निकाल लिया, जिसमें ये स्प्लिट हुआ है इसका मास, ठीक है, टोटल मास जो था इसका, उसमें से इसका मास सब्ट्रैक्ट किया और इसका मास सब्ट्रैक्ट किया, तो मास डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा और उस मास डिफरेंस को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और देख लेंगे रिजल्ट क्या है। चलो चेक करते हैं, पहले हमने जो बातें लिखी हैं क्या वो बातें सही हैं, चलो चेक कर लेते हैं। इसका मास कितना दे रखा है, 226.02540 माइनस इसका मास कितना दे रखा है, 222.01750 और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है, मैं आपको बता दूं 4.00260 होता है, ठीक है ना, 4.00260 होता है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। अब इन दोनों को ऐड कर लो जी, ऐड करोगे तो 226 पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कोई पॉइंट बचेगा हमारे पास, ये बचेगी भाई 0.0053 के लगभग और आगे है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमने ये तो निकाल दिया Q वैल्यू हमारे पास आ गया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे एमिट हुआ है, दैट अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, उसकी रहेगी हमारे पास मास नंबर -4 डिवाइड बाय एक्चुअल नंबर मल्टीप्लाइड बाय Q वैल्यू, ठीक है। तो A था हमारे पास, एक्चुअल कितना था इसका 226, तो 226 -4 डिवाइड बाय 226 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट ये भी आपका लगभग 5 के लगभग ही आएगा, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ही आएगा, ठीक है। मैं लगभग लिख रहा हूँ बेटा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई अल्फा पार्टिकल के लिए। क्या आप इसी तरह से दूसरे पार्टिकल के साथ डील कर जाओगे भाई, क्या आप इसी तरह से दूसरे पार्टिकल के साथ डील कर जाओगे, हाँ जी बताओ, क्या आप इसी तरह से दूसरे के साथ डील कर जाओगे जिस तरह से हमने यहाँ पे डील किया है उसके साथ, क्या नेक्स्ट पार्टिकल के साथ आप डील कर जाओगे बेटा, मैसेज कर दो मुझे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यानी कि आपको अगर पैटर्न पता है ना बेटा कि किस तरह से हमें वर्क करना है, मंजू, आकृति, मंजोत, साहिलप्रीत, वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हमें पता है ना बेटा कि किस तरह से हमें वर्क करना है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी, ठीक है। तो काफी इजी रहेगा आपके लिए नेक्स्ट के साथ डील करना। आप यही पैटर्न फॉलो करके चलेंगे जो हमने यहाँ पे किया फॉलो, वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल दे रखा है हमें, तो हम न्यूट्रिनो के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे एक बार, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए भाई नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये लेके आया हूं मैं न्यूमेरिकल। द न्यूक्लियस ये है आपके पास, जिसका एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 23
डिके बाय बीटा एमिशन, ठीक है। राइट डाउन द बीटा डिके इक्वेशन एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दे रखा है, ठीक है, सोडियम दे रखा है, नियोन दे रखा है, उनके आपको मास नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से आप डील करेंगे इसके साथ, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अब तक हमने पूरे चैप्टर में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है बच्चों, और हमारे सिलेबस में भी नहीं रहा है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा उसकी, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा मेरे को, इसने कहा कि ये बीटा एमिशन होता है इसके लिए, ठीक है। अगर बीटा एमिशन होता है इसके लिए तो आप क्या लिखेंगे, Ne23 और 10, ठीक है। इसमें से बिट्टा का एमिशन हो रहा है, बिट्टा का एमिशन जब होता है ना तो इसका जो मास है वो तो रहता है अनअफेक्टेड, और चार्ज जो होता है वो 1 यूनिट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो 23, ठीक है, और प्लस आप क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है। यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, और प्लस सम क्यू वैल्यू, ठीक है ना, क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू या एनर्जी वैल्यू भी बोल देते हैं इसके, ठीक है। इसका हम मास यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है भाई। इसका मास हम इग्नोर कर देते हैं, इसका मास भी हमने इग्नोर ही किया है, लगभग 0 के इक्वल लिखा है। तो अगर मुझे मास डिफेक्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, मास डिफेक्ट फिर मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मेरे पास दो ही पार्टिकल बचे हैं, एक तो ये नियोन वाला और दूसरा मेरे पास सोडियम वाला। तो डेल्टा एम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मास ऑफ Ne23 जिसका मास नंबर है, और माइनस में मास कर दूंगा किसका, सोडियम का 23, ठीक है बच्चों। तो इनके मासेस हमको दे रखे हैं, हमें इनके मासेस प्रोवाइड हैं 22.994466, और माइनस हम कर देते हैं 22.08977 और 0। तो ये आपके पास मास डिफरेंस आ जाएगा, और वो मास डिफरेंस किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि यहां से अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ध्यान से देखो आप, ये है आपके पास 0.994466, और ये है बच्चों 0.08, अच्छा 0.89770, ठीक है 08, ये देखो इस तरह से, ये देखो भाई। तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 16 में से 7 गया 9, और 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 9 गया कितना 4, 8 में 8 0 और 9, तो 0.0 आपके पास ये रिजल्ट क्या बना, ये आपके पास किसके इक्वल आया है जी, 0.904696 के बराबर आया, यही आया क्या, देख लेना भाई बच्चों ठीक है। तो आपके पास यहां से 22 पॉइंट ये मास कितना दे रखा था, 89 था। हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है, हमारे पास U के बराबर है। अब आप इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी या Q वैल्यू आप बोलते हैं जैसे, तो Q वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर। तो डेल्टा M आपके पास आया 0.904696, और U के बराबर है ना भाई, तो 1 U इज इक्वल टू कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बनता है ना, ठीक है। तो कितना U है आपके पास, 0.904, तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लगभग 1 के इक्वल मान लो, 1 के इक्वल माने तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। हमारा पर्पस था यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना,
ठीक है, तो हमारे पास कितनी आई एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग हमने मान ली, क्योंकि 0.9 था ना, तो मैंने नियरली इक्वल इसको 1 यू के बराबर मान लिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको न्यूमेरिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अगर इसमें बाय द वे कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक हो तो वो बात अलग है, बाकी स्टेप्स हमारे बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही सही हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा मासिव है। ठीक है, इसके पास एनर्जी जो आई है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक बराबर आई है, जो शेयर होगी किसमें, न्यूट्रिनो में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी बननी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए, मैक्सिमम तो 931 ही होगी। ठीक है, जिस सिचुएशन में आप एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की एनर्जी को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की एनर्जी को क्या माना आपने, जीरो माना है। ठीक है, देखो इसका रोल मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन जरूर दी है, बट इसका कोई रोल मैंने रखा नहीं है, कोई रोल नहीं रखा मैंने। वैसे आपको पता है कि इसके पास जो एनर्जी आएगी ना, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसके पास भी मिलेगी, कुछ ना कुछ इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगी और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में भी शेयर होगी, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो चलो ठीक है। अब बताओ ये आर्टिकल कितने बच्चों को समझ में आया, बताओ बेटा ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा क्लियर है, नेहा क्लियर है सर, मंजू चौधरी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा, आकृति, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो बेटा नेक्स्ट पे हम चलते हैं और नेक्स्ट पे चल के हम बातें करते हैं क्या क्या। देखो देखिए बच्चों, हमारे सामने दे रखी है द क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन A प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल C, ठीक है, और प्लस D, कैपिटल C प्लस D, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इज डिफाइंड बाय Q इज इक्वल टू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C माइनस मास ऑफ D, ठीक है, और इनटू C स्क्वायर, where the masses refer to respective nuclei। अच्छा ठीक है, चार हैं हमारे पास, A B C D, ठीक है जी, ठीक है। Determine from the given data the Q value of the following and the state whether the reaction are exothermic और एंडोथर्मिक। भाई अगर आपकी एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और एंडो में क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है, यही बात कहते हैं ना। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको जो पहली रिएक्शन दे रखी है ना, उस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दे रखा है हाइड्रोजन का आइसोटॉप, ठीक है, और जो आगे फर्दर भी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में ही कन्वर्ट हुए हैं। तो डेल्टा एम कैसे निकालोगे, डेल्टा एम निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेल्टा एम निकालना है इसका फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एम निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ भाई, जैसा कि आप अब तक के कॉन्सेप्ट में करते आए हो। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन का आइसोटोप 1 1 वाले का मास देखोगे, ठीक है, प्लस मास ऑफ 3H1 वाले का मास देखोगे, और माइनस कर दोगे किसके साथ, 2। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों बराबर ही हैं, तो 2 टाइम्स ले लेता हूं मैं। ठीक है, 2 1 का, है ना। अब बताओ भाई, आपके पास मास ऑफ इसका कितना है, मास ऑफ 1H1, 1H1, मास ऑफ 1H1, इसका मास कितना है भाई, इसका है मास, कहाँ पे दे नहीं रखा गया इसका मास, हाइड्रोजन का 1 होता है भाई, लगभग 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.007825 होती है बच्चों, 7825, प्लस मास ऑफ 3 वाले का तो दे रखा होगा
हाँ जी, ये दे रखा है बच्चों 3.016049 माइनस 2 टाइम्स 2 वाले का भी दे रखा होगा, 2 वाले का भी दे रखा है 2.014102 है ना। तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एम की जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए नेगेटिव। वो वैल्यू हमारी आएगी क्या नेगेटिव। और इसको ये आएगा आपका डेल्टा एम। डेल्टा एम जो आएगा वो यू में आएगा और 1 यू कितना होता है 931। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो लगभग -4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, है ना बच्चों। तो -4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते ही आप क्या लिख दोगे, कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है ना भाई। ये एक्सोथर्मिक नहीं है जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपकी, ठीक है। आप इसको बोल देंगे एंडोथर्मिक। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन के साथ आप डील कर लेंगे जो आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे भी आप डेल्टा एम निकालेंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो आपकी क्यू वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 7th न्यूमेरिकल। इसके बाद हम करेंगे आगे कंटिन्यू अपनी क्लास में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट हम जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में। और ये न्यूमेरिकल्स भी हम एक बार रिवाइज कराएंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे वहां पे और मेरे से पहले आंसर करेंगे और बताएंगे पूरी क्लास में कि हाँ जी आप हमने ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो हमारी होगी 10 बजे। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।